नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम की। जी हाँ, ये बिगुल बज चुका है। सीजीएल से पहले बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही थी कि सीजीएल का पहले नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया जाएगा, बट यहाँ पे एमटीएस का सबसे पहले आ चुका है नोटिफिकेशन। और ये जो उन कैंडिडेट के लिए फॉर्म है जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अपने 10th की रखते हैं। तो अगर आप भी हैं 10th पास तो करिए आवेदन। जी हाँ, इंतज़ार हुआ है ख़त्म। आज की बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ हम देंगे संपूर्ण जानकारी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या होंगे, एज क्राइटेरिया क्या है, डेट्स क्या होंगे और जॉब सेंटर की मतलब जॉब लगने के बाद आपको सेंटर कहाँ मिलेगा, ये डिसाइड किया गया है, आपके ऊपर छोड़ा गया है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं इन सभी न्यूज़ के ऊपर। आपको बताएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे माध्यम से जा सके। दोस्तों, हर दिन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर की क्लासेस दी जाती है विथ पीडीएफ, ताकि आपकी तैयारी दमदार हो सके। चलिए हम लेकर चलते हैं अब उस नोटिफिकेशन पे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और देख सकते हैं 22 अप्रैल आज ही की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसको डाउनलोड करना है और इसको अच्छे से रीड डाउन करना है। संपूर्ण जानकारी लेनी है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। आपको बता दें कि ये हम यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हैं और इसको आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 22 अप्रैल से लेकर 29 मई तक आपका डेट दे दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं कि डेट के ऊपर ध्यान देना है आपको। तो डेट आपको कहाँ से, तो 22 अप्रैल से 29 मई तक का, ठीक है, फॉर्म भरने का। लास्ट डेट रिसिप्ट निकालने का, एप्लीकेशन निकालने का 29 मई शाम के 5 बजे तक है। और लास्ट डेट फॉर द मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 31 मई तक आप फॉर्म का फीस सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और है, यहाँ पे लास्ट पेमेंट फॉर द थ्रू चालान, अगर जो लोग ऑफलाइन भरते हैं फॉर्म को तो उनके लिए 31 मई से 1 जून तक समय दिया गया है फॉर्म को भरने और पैसे जमा करने का। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है ये कि एग्जाम कब होगा, तो ये आपका 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच में एग्जाम होगा। तो 2 अगस्त से अगर एग्जाम शुरू भी होता है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम को क्रैक करने का। इसका पेपर बहुत ईजी आता है, बहुत ही मतलब बेसिक 10th लेवल का एग्जाम है। समझ रहे हो आप कितना ईजी क्वेश्चन रहता होगा। जो जीके जीएस हम लोग अपने चैनल पे देंगे, उस जीके जीएस को भी फॉलो कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई जीके जीएस नहीं, एक मिक्सर रहता है जीके और जीएस का। तो क्वेश्चन बहुत सारे मिक्स रहेंगे, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी रहेंगे यहाँ पे सारे के सारे आपको हमारे चैनल पे कराए जाएंगे। तो इसका बिल्कुल ये बेफिक्र रहिए और सारी जानकारी आपको देते रहेंगे पल पल की एसएससी एमटीएस की। तो इसका टायर 2 का एग्ज़ाम कब होगा, तो ये नवंबर में होगा, 17 तारीख को। ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। अब 17 नवंबर को सेकंड यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि सर क्या टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 यहाँ पे स्कोरर होगा। तो आपको बता दें साफ साफ चीज़ें, यहाँ पे कुछ उल्टा है। यहाँ उल्टा इसलिए है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 है आपका, ये जो पेपर है यानी कि टायर 2 है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो टायर 1 का एग्ज़ाम है वो स्कोरिंग है और यहाँ पे आपका स्कोर काउंट किया जाएगा आपके फाइनल सबमिशन तक, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। बट अगर ऐसा कुछ होता है कि टायर 1 में कोई भी कैंडिडेट का दोनों में नंबर सेम आ जाता है, दो कैंडिडेट हैं, दोनों का नंबर मान लो सेम आ गया, तो फिर किसको लिया जाएगा सबसे पहले, तब फिर यहाँ पे जो आपका टायर 2 का एग्ज़ाम होगा इसके बेस पे आपका वहाँ पे नंबर बताया जाएगा। अगर उसमें कम बेसी हुआ तो उसका आगे प्रेफरेंस दिया जाएगा जो ज़्यादा नंबर वाला होगा, जो डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा नंबर लाया होगा। तो ये समझ गए इन सब चीज़ों को। इसमें भी आपका जो स्कोर यहाँ पे बताया जाएगा वो नॉर्मलाइज फॉर्म में बताया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइज फॉर्म क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब चलिए इंपॉर्टेंट जो बातें हैं यहाँ पे आप बता दें आपको वैकेंसीज़ की। तो नंबर ऑफ वैकेंसी, बहुत लड़के पूछेंगे कि सर कितना वैकेंसी है, तो ये जान लीजिए अभी वैकेंसी जो है इसका टेंटेटिव है, यानी कि बताया नहीं गया है कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे आपको लोग 10,000 वैकेंसी 10,000 वैकेंसी बोल के वीडियो तो बना दिए हैं, पर यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे साफ साफ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है
कि कोई वैकेंसी की बात नहीं की गई है, पर यहाँ पे इसका नोटिस जारी किया गया है और बोला गया है कि टेंटेटिव वैकेंसी बताई जाएगी आगे फर्दर। ठीक है, आने वाले दिनों में इसकी वैकेंसी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही यहाँ बता दी जाएगी। ओके। रिजर्वेशन की बातें करें तो जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार रिजर्वेशन का फायदा मिलता है जिनको एसएससी एसटी और एससी एसटी और आपके ओबीसी कैंडिडेट, और उसके अलावा अब ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीक सेक्शन जो वीकर सेक्शन जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पे एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार यहाँ पे उनको सुविधाएं मिल सकती हैं। ठीक है, अब हम जो इम्पोर्टेंट और सारी बातें हैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आइएगा। यहाँ पे नेशनलिटी जो इंडियन है, नेपालीज हैं, भूटानीज हैं, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट जो श्रीलंकन है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के हैं, केनिया के हैं, युगांडा के, इनफैक्ट पाकिस्तान के भी कैंडिडेट यहाँ पे जॉब कर सकते हैं भारत में। ओके, चलिए, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं नेशनलिटी को लेकर। बट यहाँ पे अगर आप एज क्राइटेरिया की बातें करेंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ पे जो एज फॉर द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द वेरियस यूजर डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट थोड़े से अलग अलग होंगे। यहाँ पे पोस्ट जो होंगे, यहाँ पे अब जब प्रेफरेंस दोगे पोस्ट का भी तो मैं उस समय बताऊंगा। ठीक है, तो जो उसमें लिए 2 क्राइटेरिया रखा गया है, एक तो 18 से 25 साल तक का और एक 18 से 27 साल तक का। 2 अलग अलग जो पोस्ट निकले हुए हैं उनके अलग अलग पोस्ट की ये क्राइटेरिया बताई गई है। तो एज का तो पता चल ही गया ना, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 27 मान के चलिए, और कुछ पोस्ट में आपको 25 साल तक का एज रखा गया है। ठीक है, अब जो कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी है उनको एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे एज का भी रिलैक्सेशन मिलेगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उसके बारे में कैटेगराइज किया गया है कि किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना छूट मिल सकता है। ठीक है, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 10 साल, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी में है तो 13 साल, एससी एसटी में है तो 15 साल, और एक सर्विसमैन है तो 3 साल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं और इनकी यहाँ पे छूट दी गई है एग्जामिनेशन के लिए, एज के लिए। अब जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे वो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। देखिए, फिर हम बात करेंगे, देखिए जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं वही मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड ऑन द मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पे होगा, वही आप यहाँ पे फॉर्म भरते समय डालोगे। जो आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट है वही आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट में है। ओके। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो एग्जामिनेशन होगा आपका, इसके बारे में जान लीजिए। ये एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बातें कही गई हैं, तो वो छात्र यहाँ पे पढ़ेंगे कि जिन्होंने आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में सर्विस किया है, उनके लिए यहाँ पे एक थोड़ी सी सुविधाएँ हैं कि who either has been retired or relieved or discharged from the such service whether his own request or being relieved by the employer after the earning his her pension, और जहाँ पे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो कैंडिडेट हैं अगर ऐसे जिन्होंने सर्विस किया है फोर्सेज में तो उनके लिए है, वो इन सब चीज़ों को जरूर एक बार देख ले क्या क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है उनको। ठीक है, अब हम देखिए नीचे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पे होगा बातें किस चीज़ की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बातें होंगी आपकी दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये देखिए, मैट्रिकुलेशन आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और जो भी आपका अगर कैंडिडेट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत इन्होंने अपना कोर्स किया है और वो डिग्री बनाए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि एज क्राइटेरिया को फुलफिल वो कर सकेंगे। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप ग्रेजुएशन वाले भी कैंडिडेट भर सकते हैं, बट यहाँ पे मैट्रिकुलेशन से अगर ये फॉर्म भरते हैं तो उनका बेनिफिट ये होगा कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे जल्दी काउंटेबल होगा, और आपके ग्रेजुएशन तक जाने तक अगर 27 साल पूरा नहीं हुआ है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, तो इसका ऑफिशियल लिंक दिया गया है, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करते ही सारी चीज़ें जो अपनी डिटेल हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर बैठिएगा फॉर्म भरने के लिए, और इसको 29 मई से पहले भर लीजिएगा फॉर्म को, और पेमेंट 31 मई से पहले कर लीजिएगा। फीस की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे 100 रुपये फीस चार्ज रखा गया है, इससे ज़्यादा फीस चार्ज नहीं है। और जो वुमेन कैटेगरी हैं और SC/ST कैटेगरी हैं उनका कोई चार्ज नहीं लग रहा। ये जो कैटेगरी है 11 नंबर पारा जो है 11.3 नंबर जो है, इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कोई फीस इनसे नहीं लिया जा रहा है इन सब कैंडिडेट से। ओके, फॉर्म का फीस जो है आप नेट बैंकिंग, भीम यूप और ये रुपे कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड इन सब से
भर सकते हैं। अब बाकी जो जानकारी है यहाँ पे वो आपको बता दें कि 31 मई से पहले आप फॉर्म को भर के फीस सबमिट कर लीजिएगा, और अगर आप ऑफलाइन भर रहे हैं तो 1 जून से पहले आप अपना चालान वगैरह सब जमा कर दीजिएगा फॉर्म भर के बैंक में। ओके, अब देखिए फिर आएगा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अ कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट दैट द सेंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही डिज़ायर टू टेक द एग्जामिनेशन। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट में और कौन से शहर में अपना सेंटर रखना चाहते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो सेंट्रल रीजन है बिहार एंड उत्तर प्रदेश का, उनमें इतने सारे सेंटर हैं। वहीं ईस्टर्न रीजन में जाएंगे तो अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है, सिक्किम, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे सेंटर ये बताया गया है उनका। ये सारी चीज़ें हैं और इनका ये ऑफिशियल लिंक है। तो यहाँ से जाके आप लोग अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक से भी, ठीक है। तो ये अपने रीजन से भी आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर एसएससी के ऑफिशियल लिंक जो दिया गया है उससे भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टेट वाइज है और आप यहाँ पे वैकेंसी भी स्टेट वाइज है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, और कितना वैकेंसी है ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है एसएससी के द्वारा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पेपर 1 में जो सिलेबस है उनका। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों आपका, और आपको बता दें कि इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। यानी कि 25-25 नंबर के ये सारे होंगे। 90 मिनट का पूरा एग्ज़ाम होगा आपका। 120 मिनट कैंडिडेट उनको दिए जाएंगे जो कि 8.1 पारा में, यानी कि जो वो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 120 मिनट होता है टाइम, ठीक है। पर यहाँ पे 25-25 नंबर का क्वेश्चन होगा। 25-25 यानी कि हम बात कर ले 100 नंबर की यहाँ पे आपका टायर 1 होने वाला है, जो कि 2 अगस्त से 6 जून तक चलने वाला है, 6 सितंबर तक चलने वाला है आपका एग्ज़ाम। ओके, अब देखिए पेपर 1 विल कंसिस्ट द ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जैसा कि हर बार एग्जाम में होता है। और द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये 3 पार्ट है। पर यहाँ पे पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। पेपर 1 जो होगा आपका, ये इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। द क्वेश्चन विल सेट बोथ इन इंग्लिश इन हिंदी, दोनों ही लैंग्वेज में होगी, और फॉर पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये 4 पार्ट में ये पूरा पेपर डिसाइड होगा आपका, ठीक है। बट इसमें इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाकी जो मैथ, रीजनिंग और जीके होगा ये आपका दोनों पार्ट में होगा, ये कहा गया है। गलत होने पे आपका 1/4 नंबर यानी कि 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, सही होने पे 1 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो हर एग्जाम में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट इन पेपर 1 विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय द यूजिंग फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू द नोटिस 1/1208 पेपर 1 डेटेड 7/2/2019। ये 7 फरवरी को एक पब्लिश किया गया था नोटिफिकेशन, उसमें नॉर्मलाइज फॉर्म का फॉर्मूला बताया गया है। उसके अनुसार आपका पेपर 1 का जो स्कोर होगा वो नॉर्मलाइज करके बताया जाएगा। सपोज मानो 2 लड़के एग्जाम दे रहे हैं, दोनों अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं। एक ने बोला कि मेरा पेपर बहुत टफ आया, एक ने बोला पेपर बहुत ईजी था। तो जो इजी वाले पेपर वाला सेट होगा उसके लिए एक अलग फार्मूला बताया गया है यहाँ पे, और जो फार्मूला एक ही है बट नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ टफनेस जो होगा वो आपको डिसाइड करके ये आपका नॉर्मलाइज फार्मूला बताएगा, और स्कोर जो होगा आपका समान आएगा। सपोज मान लो अगर आप 100 नंबर में 50 नंबर लेके आते हो और वो जो कैंडिडेट है उसका पेपर टफ हुआ है वो 40 नंबर ही लेकर आता है, तो दोनों का ही सिलेक्शन होगा वहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है ये आपका, इसमें एसे लेटर होगा, इंग्लिश में लिखने वाला होगा, और 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे, और इंग्लिश में ही आपका ये लिखना होगा। 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 30 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे ये पेपर 2 के लिए। और पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप इन विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट शॉर्ट एसे और लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी भाषा में आप डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 देना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो जो भी कैंडिडेट डिस्क्रिप्टिव 2 पेपर हिंदी में देना चाहते हैं या उर्दू में या बांग्ला में या किसी भी लैंग्वेज में, अपने रीजन के जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अब पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा जान लो कि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा, यानी कि इसमें आपका जो मार्क्स है वो जोड़ा नहीं जाएगा फाइनल मार्क्स में, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जो पेपर 2 होगा उसका मार्क्स कब जोड़ा जाएगा, सपोज मान लो टायर 1 में आपने एग्जाम दिया है, 2 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, अब दोनों एग्जाम में दोनों कैंडिडेट का सेम नंबर आता है, और सेम नंबर होने के बाद यहाँ पे अब क्या होगा कि आपका दोनों का सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे बताया जाएगा आपका क्वालिफाइंग नेचर जो एग्ज़ाम है पेपर 2 उसका मार्क्स आपको दिया जाएगा, तो उसमें जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकेगा। पेपर 2 विल बी हेल्ड ओनली द दोज कैंडिडेट हु मीट द कट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन इन पेपर 1 फॉर द डिफरेंट कैटेगरी, और ये कैटेगरी वाइज भी है, यहाँ पे जो कैटेगरी में कैंडिडेट आएंगे उनको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जानना जरूरी था, क्या क्या बदलाव हुए हैं ये सारी बातें हमने बताई हैं आपको यहाँ पे। जो अब यहाँ पे इन जो सिलेबस है ये देख लीजिए, सिलेबस में जो होगा आपका जो पेपर 1 का उसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसिडरिंग द फंक्शन ऑफ द अटैच, ये सारी चीज़ें आपका जो नॉर्मल एग्जाम एकदम इजी पेपर का जो क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम होता है वही पैटर्न पे यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का भी क्वेश्चन बहुत इजी रहता है और जनरल इंटेलिजेंस का भी। तो ये सारे आप लोग एक बार सिलेबस को एक बार रीड डाउन कीजिएगा, बहुत ही इजी होता है, जो कि क्लर्क बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम दिया होगा आपने, वही सिलेबस है यहाँ पे, कोई ज़्यादा टफनेस नहीं है यहाँ पे। मैं क्या बताऊँ ज़्यादा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी बहुत ईजी आपके आएंगे। जनरल अवेयरनेस ये एक अच्छी बात है बताने के लिए यहाँ पे, इसका जान लीजिए कि जो जीए होगा आपका, वो जीए में आपसे जीके भी पूछा जाएगा और जीएस भी पूछा जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन सिर्फ जनरल अवेयरनेस बोल देने से करंट का क्वेश्चन तो रहेगा ही, और करंट का क्वेश्चन लोग पूछेंगे कितने साल का पढ़ना है, तो ये आपको कम से कम 2018 से 2019 तक का पूरा 1 साल का कंप्लीट पढ़ना होगा करंट अफेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। और पेपर 2 में आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या फिर आप किसी भी लैंग्वेज में आप अपना जो पेपर होगा उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो मान्यता होना चाहिए उसका गवर्नमेंट के थ्रू उस लैंग्वेज का। ठीक है, अब ये बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं, यहाँ पे जितनी भी जानकारी थी मैंने दे दी है। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो अपना कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाओ, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपने जिस कैटेगरी से हो, या फिर अगर जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या EWS से बिलोंग करते हो, तो भी उसका सर्टिफिकेट लेके जाना बहुत अनिवार्य होगा। ठीक है, ये इन सब के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप एग्ज़ाम दीजिए, जो भी आप एग्ज़ाम है आपका उसके ऊपर फोकस कीजिए, और जल्द से जल्द इसकी जितने भी कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और यहाँ बताने के लिए अब तो कुछ है नहीं। अगर कुछ ऐसा लगता है मुझे कि आगे पढ़ूंगा तो इसमें बताने लायक होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट में पूछिएगा, उसका ज़रूर आंसर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जितनी भी जानकारी दी गई, अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन दोस्तों तक जिनको ये सारे डाउट हो सकते हैं, और उनको भी शेयर कीजिएगा जो कि दूर दराज के गांव में बैठे तैयारी कर रहे हैं और उन तक ये फॉर्म पहुँचे, वो भी इस फॉर्म को भरें। बहुत इजी एग्ज़ाम होगा और बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।